Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, students. So today's topic is going to be very important plus interesting also. Okay, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक अगर अच्छे से समझो तो, है ना। प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से समझे तो देखते ही पता चल जाता है कि सर ये तो बेस थ्योरम आ गई, देखते ही। बस जस्ट पढ़ा, एक लाइन भी पढ़ते हैं ना बच्चे, कहते हैं पहली लाइन पढ़ते सर ये तो बेस थ्योरम आ गई। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छे से मजे लेके समझना है ना। अच्छा जी, अब इस बेस थ्योरम को समझने, ये तो देखो ये तो है टॉपिक हेडिंग, लेकिन बेस थ्योरम तक मैं तीसरी स्टेज पे जाके पहुंचूंगा। इससे पहले दो स्टेजेस है, समझ में ही बात। ओवरऑल टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम, पहुंचना अंत में वहीं तक है, लेकिन उससे पहले दो चीजें समझनी है। तो वो दो चीजें कौन सी समझनी है पहले वो बताते हैं। ठीक है, नाम बताते हैं, मतलब नाम नाम बताते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले जो चीजें हमको समझनी है बेस थ्योरम से पहले, मतलब कहते हैं ना भाई, कोई चीज तैयार करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं इधर उधर की, अगल बगल की। तो ठीक है, जैसे मान लो किसी की शादी है, तो बेस थ्योरम तो शादी है, मेन वेडिंग सेरेमनी है, उससे पहले लेडी संगीत, उससे पहले हल्दी सेरेमनी, वो होते हैं ना इर्द गिर्द की सामग्री। अब फिर एंड में जाके अब कहेंगे तो ऐसे ही ना कि शादी में आओ, ऐसा ना कहेंगे लेडी संगीत में आओ, ऐसा ना कहेंगे हल्दी में आना। शादी इनवाइट तो शादी में ही करेंगे, बट शादी में जाएंगे तो शादी तो एंड में होगी, और शादी होते ही सब निकल लेंगे। उससे पहले की जो है वो अपने को करके फिर शादी तक पहुंचना है ना। तो सबसे पहली सेरेमनी यहाँ पे जो होगी उसको अपन कहेंगे, जो सबसे पहले टॉपिक सीखना है वो अपने को सीखना है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। अभी केवल नाम बता रहा हूं और फिर एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा सीधे ही। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये अगर अपन ने सीख लिया, ये तो होगी हल्दी सेरेमनी, है ना। फिर आएगा लेडी संगीत। लेडी संगीत क्या होगा? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या अभी हाल फिलहाल शॉर्ट में मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, है ना। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे भी लिख रहा हूं, अभी नाम ही लिख रहा हूं मैं। टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी द सेकेंड स्टेज, एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज विल बी जो टॉपिक का मेन नाम है। क्या नाम है? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। बेस नामक लॉजिशियन या मैथमेटिशियन कह लो, उन्होंने इस थ्योरम को डेवलप किया, इसलिए इसको बेस थ्योरम कह दिया गया, जिसे थेल्स। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, हिंट मैं हल्का सा दे दिया था ना। बेस थ्योरम, बेस नामक मैथमेटिशियन या लॉजिशियन ने इसे डेवलप किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। जैसे थेल्स थ्योरम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो वैसे बेस थ्योरम। ठीक है ना, बेस उस व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो ये तो समझ गए कि ये सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, तो ये फिर एंड में आएंगे और यहाँ पे हमारा टॉपिक है खत्म होगा। और अगली एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 13.3, राइट, वो इन तीन टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज 13 ठीक है, शुरू करें। मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। एक एग्जाम्पल में ये भी समझ में आ जाएगा, उसी एग्जाम्पल में ये भी समझ में आ जाएगा, उसी एग्जाम्पल में ये भी समझ में आ जाएगा। फिर लिखना शुरू करेंगे और लिखें। देखो, अगर मैं अभी पहले लिखना स्टार्ट करा दूं ना, लिखने में कुछ टेक्निकल टर्म्स है, हाइपोथेसिस, पोस्टेरियोरियो, प्रायोरियो, ऐसे खतरनाक खतरनाक जैसे मिसाइल्स होती हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, आतंकवादी टाइप वर्ड्स। लेकिन क्या है ना, अब अगर वो पहले ही लिखवा दूंगा तो बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा, ये क्या आ गया, पता नहीं क्या ही आ गया। तो सबसे पहले अपन कुछ भी नहीं करेंगे, एक बढ़िया सा तवियत से एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें लेना। एक नहीं तो दो ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। भूल जाओ बेस थ्योरम क्या है, मैं तो जनरली आपसे एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हैं कि हमने क्लास 10th तक की या 11th तक की ले लो, प्रोबेबिलिटी में ये सीखा है, ये 10th तक में ही सीख लिया था ये तो, कि लेट से मेरे पास एक बैग है, एक बैग है, और लेट से उसमें मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 15 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है। तो मैंने आपको कहा इसमें से ब्लैक बॉल निकलने की संभावना बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट अ ब्लैक बॉल बताओ। 10/25 विच इज 2/5, 2/5। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। ये तो केस वन है ना, ये तो केस वन है जो हम जनरली करते ही हैं, आता है हमको करना, है ना। इधर ध्यान दो, बुक बुक को भूल जाओ, ये तो केस वन है ना। अब केस टू में देखो क्या हुआ हमारे साथ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। सिचुएशन क्या चेंज हो गई सर? ये बैग था हमारे पास, बैग है ना। अब बैग भी दो है हमारे पास। क्या कहा मैंने? बैग भी दो है।
भाई खुशी यहाँ खड़ी है, खुशी के पास ऑप्शन है कि दो बैग को चूज करेगी वो, दो बैग में से किसी एक बैग को चूज करेगी। समझे क्या कहा मैंने? दो बैग में से किसी एक बैग को चूज करेगी। ये है बैग वन, ये है बैग टू। फाइन। बैग वन के अंदर वही सब सपोज करो पहले की तरह, ये 10 ब्लैक एंड 15 व्हाइट बॉल्स। और बैग टू में थोड़ा सा चेंजेस कर लो, जैसे कि 15 ब्लैक कर लो और 25 व्हाइट कर लो। फाइन, कुछ भी ले सकता है तो ठीक है। अब खुशी को पहले तो बैग तो चूज करना ही नहीं था। खुशी गई रूम के अंदर, बैग है, एक बॉल उठाई। अब खुशी रूम में गई तो वहां पे दो बैग थे। तो पहला काम क्या करना है आपको? बैग चूज करना, क्योंकि बॉल तो एक ही निकालनी है। पहला काम क्या है आपको? बैग चूज करना। और बैग चूज करके फिर बॉल चूज करना। समझ गए? समझ गए? तो सपोज करो मैंने कहा कि खुशी ने जब बैग चूज किया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, खुशी के बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि बैग्स दो हैं और हम इक्वली लाइकली आउटकम्स मान लें, तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी। बिल्कुल होगी, हाफ ही होगी, हाफ ही होगी। उधर तो पूरी थी क्योंकि एक ही बैग था। अब बैग चूज हो गया। अब बैग चूज करने के बाद वही ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो लेट अस सपोज करो इस बैग में से अगर आप ब्लैक बॉल निकालते हो, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी ब्लैक है? जैसे पहले आई थी, है ना, 2/5। इसको बोलेंगे क्या, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना। इसको बोलेंगे क्या? कुल मिला के प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और लेट से अगर खुशी ने बैग टू चूज किया, तो उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 15, भाई ये कैसे आया था? 10/25 करके आया था ना, क्योंकि 25 में से 10 ब्लैक थी और ये 15 में से 25 में से 15, नहीं नहीं 40 टोटल करेंगे ना, 40, यानी कि 3/8। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब सुनना, मैंने आपसे पूछा या किसी से भी पूछा कि खुशी रूम में गई, खुशी ने बैग चूज किया, बैग चूज करके ब्लैक बॉल चूज करी, तो संभावना बताओ कि वो ब्लैक बॉल ही चूज करे। तो उसने पूरा घुमा फिरा कह दिया कि देख भाई, अगर खुशी बैग रूम में गई, सबसे पहले उसने बैग चूज किया होगा। बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी, मैं सुने जा रहा हूँ, ठीक है, आधी आधी। फिर अगर उसने बैग वन चूज किया है, तो उसमें से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। और अगर उसने बैग टू चूज किया है, तो उसमें से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/8। मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो तू बता ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इधर से जाओ तो ऐसे, इधर से जाओ तो ऐसे, इधर से ये करो वो करो। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक आंसर देना, ये तीन तीन आंसर, चार चार आंसर क्या दे रहा है? एक आंसर दे, ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बता। तो अब मैं ब्लैक बॉल चूज करने की एक सिंगल प्रोबेबिलिटी बताऊं। देखो, ब्लैक बॉल चूज करने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अगर आप इस रास्ते से जाओ तो प्रोबेबिलिटी ये है, अगर आप इस रास्ते से जाओ तो प्रोबेबिलिटी ये। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना? तो इस बात को 2/5 जो प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं ध्यान से सुनना, लेट से कि बैग वन चूज करना जो था उसको इवेंट E1 कह दें, और बैग टू जो चूज करना था उसको इवेंट E2 कह दें। तो यहां से ये जो ब्लैक बॉल चूज करी वो E1 प्रोबेबल E1 हो चुका था, उसके बाद करी, तो आप इसको B on E1 कह सकते हो। E1 हो चुका है, बैग वन चूज हो चुका है, और उसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, है ना। और इधर इधर क्या हो चुका है? E2, बैग टू सेलेक्ट हो चुका है और उसमें से ब्लैक बॉल चूज हो रही है। तो ये जो 3/8 है ना सर प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन E2। ये पी ऑफ बी थोड़ी ना है, ये पी ऑफ बी थोड़ा ना है। वो ऊपर तो पी ऑफ बी थी क्योंकि बैग वन नहीं था, इसमें पी ऑफ बी तो निकालनी अभी शेष बाकी है। ये तो सर B on E1 है, ये सर B on E2 है। वो E1 P of E1 है, वो P of E1 है, ये P of E2 है। अब मुझे बताओ कि ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी सर अभी भी मुझे नहीं पता चली है। अब मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। जैसे वो बार बार मैं पूछ रहा था ना कि मुझे तो ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये स्विच को दबा दो, देखो स्विच को दबाओ थोड़ा सा, ठीक है, मुझे ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अभी तक जो मुझे आंसर मिले वो B on E1 के मिले, मुझे B on E2 के मिले, पर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी भी नहीं मिल पा रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस रास्ते से आ रहे हो तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है, इस रास्ते से आ रहे हो तो 3/8 प्रोबेबिलिटी है, और रास्ते चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है ना।
मैं क्या कर दूंगा, सबको सम कर दूंगा। देखो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कल हमने इंटरसेक्शन एंड यूनियन पढ़े थे, तो हमने क्या सीखे थे कि अगर हमारे पास किसी चीज तक पहुंचने के दो रास्ते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं। सम करते हैं ना, करते नहीं करते हैं? जैसे मैंने कहा कि दिल्ली जाना है, वाया जयपुर जाने के, मैं वाया जयपुर में दिल्ली जाऊंगा, इसके चांसेस हैं 20%, और वाया दौसा होके मैं दिल्ली जाऊंगा, इसके चांसेस हैं 30%। तो मेरे दिल्ली जाने के चांसेस तो 50% हो गए। मैं इधर से भी जा सकता हूँ, फेवरेबल केसेस में और लगाते हैं तो ऐड हो जाता है ना, ये और का ही तो कैसे भाई, या तो ये करूंगा या ये करूंगा। तो ब्लैक बॉल चूज करूंगा तो या तो रास्ते 1 से चूज करूंगा या रास्ते 2 से चूज करूंगा, तो इनका सम होगा, इनका सम होगा, बोलो। तो मुझे एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में पता है कैसे निकालूंगा मैं? सब देखो, अच्छा ये एक चीज बताओ, ये काम और ये काम एक के बाद वो एक होंगे, कौन सा? पहले E1 सेलेक्ट होगा और E1 के बाद इसमें से ब्लैक बॉल चूज होगी। तो ये जो काम साइमल्टेनियसली होते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी लगाओ, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इस रास्ते से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 इंटू 2/5। इस रास्ते से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 इंटू 2/5। इस रास्ते से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 इंटू 3/8। क्यों? क्योंकि पहले ये होगा बाद में ये होगा, तो साइमल्टेनियस हो गए ना दोनों। और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों इवेंट साथ में घटित कराना है। मतलब मुझे ये करना है सर, इसमें क्या करना है, ये जो 1/2 इंटू 2/5 है, ये पता है क्या हुआ है? ये 1/2 इंटू 2/5 है ना, ये एक्चुअली क्या है पता है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन बी है। पहले E1 हुआ और फिर बॉल चूज करी। तो इसको अभी अभी हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, देखो मैं इधर लिख के बता रहा हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले तसल्ली से E1 करवा ले भैया, और फिर अब E1 हो चुका है, उसके बाद बी करवा, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, अभी सीख के हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी ऑन E1 की प्रोबेबिलिटी 2/5। आ गया आंसर? इधर इधर क्या करवाना है आपको? इधर आपको पहले तो E2 चूज करवाना है और इंटरसेक्शन, फिर उसमें से ब्लैक बॉल निकालनी है। इसको थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी से कैसे लिखते हैं भैया? पहले तो बैक चूज कर ले इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब E2 हो चुका है, बैक टू चूज हो चुका है, बी ऑन E2। तो इधर कैसे कराऊंगा? 1/2 इंटू 3/8, 1/2 इंटू 3/8। ये जो भी हुआ, ये कितना हुआ था? 2 बाय, नहीं इसको काटो मैं, 2/10। चलो काट लो, कैसे भी कर लो, ये लो काट दिया मैंने। तो 2 से 2, 1/5 आगे बोलना, 1/5। और इधर क्या हुआ? इधर 3/16। सर अभी भी आप घुमा फिरा के बात करे जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो बताओ, ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये एक रास्ते से, ये दूसरे रास्ते से, दोनों को जोड़ दो। 1/5 प्लस 3/16, इसका जो आंसर आएगा, ये फाइनली मेरी ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी। एंड ये सारा जो भी तामझाम हमने किया है, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है ये? आपके पास, अच्छा ये तो 2 बैग थे, कल को 3 भी रख दूंगा मैं। क्या कहती है? आपके पास किसी चीज तक पहुंचने के अगर 10 रास्ते हैं या जितने भी अन नंबर ऑफ वेज हैं, आप हर एक रास्ते से प्रोबेबिलिटी निकालो, और जिस चीज पे आपको पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते जहां भी जिस जिस रास्ते से जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी निकली, सबको जोड़ दो, सबको एंड में क्या कर दो? जोड़ दो। समझ आया क्या? अब मैं इसी में बेस थ्योरम समझाऊंगा वैसे तो, बट अभी ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो मैं एक एग्जांपल पहले वापस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का दूंगा, उसके बाद फिर मैं दोनों में बेस थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद मैं दोनों में क्या करूंगा? बेस थ्योरम समझाऊंगा, समझाना शुरू करूं। अच्छा, एक ये तो अपन सीधे उसमें आ गए लेडी संगीत में, उससे पहले हल्दी सेरेमनी के बारे में बताया नहीं सर आपने, टोटल प्रोबेबिलिटी पे आ गए। उससे पहले क्या था? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये जो मैंने दो रास्ते चूज किए ना, यही पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। जितने पॉसिबल रास्ते हैं वहां तक जाने के, वो सारे के सारे इवेंट्स को मिला दें तो उसको क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। दो रास्ते थे तो E1 E2 ये दोनों मिला के क्या है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। E1 E2 से घूम फिर के लास्ट में जहां पहुंचे, वहां से अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हुए एंड में पहुंचे गए, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और बेस थ्योरम अभी पेंडिंग है। एक एग्जांपल और इसी स्टेज तक, मतलब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस और टोटल प्रोबेबिलिटी तक एक एग्जांपल और फिर दोनों में एक साथ लगाएंगे बेस थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट शीट बना रहा हूं, है ना, इसको वापस ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सुनना, आप लेट आए हो, अब ध्यान से सुनना एग्जांपल। इंट्रोडक्टरी पार्ट पे कभी भी मिस मत किया करो। हाँ जी, अब सुनना एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। मैंने कहा पप्पू के पास होने की गारंटी बताओ। पप्पू नाम का स्टूडेंट है हमारे,
क्लास में उसके पास होने की गारंटी बताओ। तो पप्पू के पास तीन रास्ते हैं पास होने के। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसने देखा है तीन रास्ते हैं पास होने के। एक तो है हार्डवर्क, हार्डवर्क। एक है बाई चांस भी वो पास हो सकता है, या लक कह देते हैं अपन उसको ना, बाई चांस और लक हो जाते हैं कई लोग। और एक है चीटिंग करके भी पास होते हैं कई लोग, है ना। तो तीन तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? ये है वो पप्पू जिसके पास वो तीन रास्ते हैं। डन। अब जो तीन रास्ते हैं ये तो हो गए मेरे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, समझ आया? हल्दी सेरेमनी ओवर। बताओ, ये तो है पार्टीशन। अब वो रास्ता नंबर वन चुनेगा, उसको इवेंट E1 कह देते हैं। E1 ही क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें उसने E1 E2 E3 से डिनोट किया है, तो मैं शुरू से वही आपको फीड करवा रहा हूं माइंड में, है ना, कि वो याद होता चले। ठीक है, क्या कहा मैंने इसको इवेंट को? E1 E2 E3। एंड कंसीडरिंग कि तीनों के तीनों रास्ते इक्वली लाइकली हैं, अगर वो इक्वली लाइकली ना दे कुछ और दे दे तो वैसे कर देना, अभी अपन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीज को, तो इक्वली लाइकली मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/3, तीन रास्ते है ना, E2 भी 1/3 एंड E3 भी 1/3। वेरी इजी, अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, फाइन। अब हार्डवर्क चूज करके वो पास हो जाए, हार्डवर्क चूज करके वो पास हो गए, इस बात को क्या कहेंगे प्रोबेबिलिटी की दुनिया में? इस बात को कहेंगे सर देखो, E1 तो हो चुका है, मतलब उसने चूज तो कर लिया है ना। अब मान लो उसमें पास होने को अपन कह देते हैं ए, इवेंट ए कह देते हैं ना। ए मतलब पास होना, है ना। तो अच्छा, मैं ए क्यों डिनोट कर, अच्छा ये ए है क्या? ए एक्चुअली रिजल्ट है, ये तो रीजंस है, और वो फाइनली क्या है, मेरा रिजल्ट है। तो आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसमें भी उसने ऐसे ही किया है कि रीजंस को E1 E2 E3 कितने भी रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, और जो फाइनली रिजल्ट आया ना उसको ए इवेंट से डिनोट करा है उसने। तो वो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते चलते हैं। तो इस बात को क्या कहेंगे कि सर E1 रास्ता तो चूज हो गया, अब ए की संभावना, इस रास्ते, इस चीज को क्या कहेंगे? मान लो इस रास्ते से वो पास हो जाए, इस चीज को क्या कहेंगे और इस चीज को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ए ऑन E2। इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2, भाई E2 रास्ता चूज करके पास करके दिखा। इसको क्या कहेंगे? ए ऑन E3, भाई E3 रास्ता चूज करके पास करके दिखा। और लेट से ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बैग्स थे, तो बैग्स के इंफॉर्मेशन से पता चला है ना भाई कितने ब्लैक हैं। इस बार मान लो बैग्स नहीं है तो उसने डायरेक्ट कुछ भी हिंट देके वो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ तोड़ देगा, भाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेट से अपन अभी अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से पास होने की प्रोबेबिलिटी, हार्डवर्क से पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो लेट से नहीं ज्यादा होती है 7/10, 7/10, ठीक है ना। इससे प्रोबेबिलिटी है चांस से 1/10, 1/10 बहुत कम है ना। और इससे पास होने की प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि इन तीनों का संबंध थोड़ा करना है, इन तीनों का संबंध नहीं करना। 7/10 का मतलब है कि 10 बारी अगर आप हार्डवर्क करते हो तो सात, जनरल प्रोबेबिलिटी, जनरल बात हो रही है कि 10 बारी अगर आप वर्क करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो उसमें से 7 बारी आप पास हो जाते हो। 1/10 अगर 10 बार आप चांस लेते हो तो एक बारी पास होते हो। और चीटिंग करके आप ये मान के चलो 3 या 4/10 ले लो, 4/10 टाइम्स आप क्या हो जाते हो, ज्यादा चांसेस हो गए आजकल चीटिंग के भी, है ना, स्मार्ट चीटिंग होती है ना आजकल। ठीक है चलो, एनीवेज ये तो एज ए क्वेश्चन है ना, इसको आप सीरियसली मत ले लेना। हाँ, अब ये तो हो गया सब कुछ, तो फाइनली मुझे चाहिए सर पप्पू के पास होने की गारंटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। ए मतलब पास होना, पप्पू के पास होने की गारंटी बताओ आप, है ना, मतलब चांसेस बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप अगर इस रास्ते से आए तो भी पास हो सकते हो, इस रास्ते से आए तो भी पास हो सकते हो, और नीचे वाले से आए तो भी पास हो सकते हो। जब आप इस रास्ते से आए तो इस बात को मैं कह दूंगा कि आपने E1 इंटरसेक्शन ए किया है। भाई पहले आपने E1 चूज किया रास्ता और फिर पास हो गए, इस बात को क्या कह सकते हो आप? E2 इंटरसेक्शन ए। इस बात को क्या कह सकते हो आप? E3 इंटरसेक्शन ए। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा ना वो हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रास्ते हैं तो रास्तों से सबकी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी। अब सर ये अलग अलग कैसे निकालें? ये अलग अलग कैसे निकालें? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल ले। E1 करवा पहले, देखो इसको कैसे निकालेगा। पहले E1 करा तसल्ली से, अब E1 हो चुका है ना, हो चुका है ना। अब ए ऑन E1 करा, अब ए ऑन। कोई कहे सर पहले ए कराऊं तो, अरे भैया पहले रास्ता चुनेगा तो ही तो पास होगा ना, पहले पास होकर रास्ता चुन सकता है क्या तू?
तो ऑब्वियसली लॉजिकली पहले E1 चुनेगा, उसके बाद A on E1 कराएगा। फिर यहां से भी सेम वैसे, तो E1 क्या है 1/3, तो 1/3 इंटू 7/10 कराएगा, जो भी कितना आया 7/30 आया। सिमिलरली 7/30 आया ना, और यहां से क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/10 1/30 आ गया। और फिर यहां से क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 4/10 यानी कि 4/30। तो भैया इन तीनों को जोड़, 7 और 1 8 और 4 12, तेरे फाइनल प्रोबेबिलिटी है 12/30। ये चांसेस है तेरे पास होने के, पप्पू के पास होने। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है क्या, बताओ। देखो द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में से ये समझ ही नहीं आता कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है या बेस थ्योरम लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, अभी तक मैंने बेस थ्योरम स्टार्ट भी नहीं किया। अब बताऊं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। रास्ते चूज करो और फिर रास्ता चूज करके जो प्रोबेबिलिटी है वो करीब करीब गिवन ही होती है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो। भाई इस रास्ते से प्रोबेबिलिटी हो गई, इसका पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अगली वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। ठीक है, समझ में आई बात। और फिर सब रास्तों का प्रोबेबिलिटी को एंड में सम कर दो, तभी तो उसका नाम टोटल प्रोबेबिलिटी है, तभी तो उसका नाम क्या है। इसका डेरिवेशन भी दूंगा मैं, ये तो जनरल बता रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा है ना। ठीक है, अभी जब कॉन्सेप्ट कर ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, चलो वो बेस थ्योरम में ही आएगी है ना। तो अब मैं वापस पिछले वाले एग्जांपल पे चलता हूँ है ना, बेस थ्योरम पहले उधर से शुरू करूंगा फिर वापस इसी पे बताऊंगा। तो ये देखो, ये पिछला वाला एग्जांपल था था क्या। इस केस 1 को तो भूल जाओ, केस 1 तो मैंने जनरल प्रोबेबिलिटी की बात करी थी। केस 2 पे अब क्या सीखा इसमें अपन ने। अच्छा, ये रास्ते कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 3 देगा, 2 से 3। वैसे होने में तो कॉन्सेप्ट वाइज तो n नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में लेंदी ना करे इसलिए 2, कम वेटेज का है तो अच्छे वेटेज का है तो 3 मैक्सिमम, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब सुनिए, आपने बैग 1 चूज करा, उसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी उसको आप B on E1 कह रहे हो। आपने बैग 2 चूज करा, उसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी B on E2 कह रहे हो। तो टोटल ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कि आप इधर से रास्ते को जोड़ के आप बता रहे हो। ठीक है, फाइन, दैट इज फाइन। अब सुनना मेरा सवाल सुनना। मुझे कहीं से ये पता चला कि खुशी ने जब बॉल निकाली तो वो ब्लैक बॉल निकली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल बैग 1 से ही निकली थी। दूसरा केस सुनो, पप्पू पास हो गया, ये तो रिजल्ट आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चीटिंग करके पास हुआ था। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस। कौन से रास्ता चूज करके आप पास हुए हो, उस रास्ते की प्रोबेबिलिटी, वो सिलेक्शन ऑफ रास्ता। अगर रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, जब रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो टोटल प्रोबेबिलिटी। रिजल्ट तो हो चुका है, रिजल्ट तो आ चुका है, आपने बॉल निकाली ब्लैक ही निकली, पप्पू भी पास हो गया भगवान की दया से। अब क्या संभावना है कि वो चीटिंग करके पास हुआ है, या क्या संभावना है वो बाई चांस पास हो गया, या क्या संभावना है वो हार्डवर्क से पास हुआ। खुशी ने ब्लैक बॉल निकाल दी है, बधाई हो सबको, जीत गई वो लॉटरी। बट क्या संभावना है कि वो ब्लैक बॉल बैक 1 से निकली थी। अब आपको भी नहीं पता, आपके आंखों पट्टी थी, आपने पहले बैक चूज किया फिर उसमें निकाल दी। अब आपने ब्लैक बॉल तो निकाल दी, यस आप जीत गए, लेकिन आपके मन में यार मैंने ब्लैक 1 से निकाली थी या 2 से निकाली थी, मन में कहीं ना कहीं रहेगा। तो क्या संभावना है कि खुशी ने वो ब्लैक बॉल बैग 1 से ही निकाली थी, और क्या संभावना है कि खुशी ने वो ब्लैक बॉल बैग 2 से ही निकाली थी। ठीक है, समझ आया। इसको कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, और रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो थ्योरम यूज होती है दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। इसीलिए यही कारण है कि बेस थ्योरम को 2 नाम से और पुकारा जाता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस या फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं निकालते कैसे हैं, बताओ निकालते कैसे हैं। इसी एग्जांपल में बता दूंगा, फॉर्मूला वॉर्मूला सब याद हो जाएगा, फिर केवल लिखने का काम रहेगा। ठीक है ना, इस एग्जांपल में बता दूं। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप सोचना जरा कि एक काम करें, पप्पू पास वाले में चलते हैं पहले, है ना, एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल में चलते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि पप्पू पास हो गया, अब क्या संभावना है कि वो हार्डवर्क से पास हुआ है। इस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे कराओगे, निकालना छोड़ो, डिनोट लिखोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, मतलब ये लेटर्स वेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके क्या लिखोगे, ऑफ ए
वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन ए, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन ए तो हो चुका है, पास तो हो चुका है। अब क्या संभावना है कि E1 से हुआ था? जो नीचे होता है वो हो चुका होता है, और जो ऊपर होता है उसकी संभावना चाहिए होती है। जैसे ए ऑन E1 का मतलब क्या था? हार्ड वर्क चूज हो चुका है, अब पास होने की गारंटी। इसका फ्लिप कर दूं तो पास तो हो चुका है, और E1 से पास हुआ है, इसकी इसकी मतलब संभावना, इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी, समझ में आई? तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट ऐसे कराएंगे, उसमें अपन कॉजेस को ऊपर रखेंगे, क्योंकि वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉजेस। तो अपन E1 को, E2 को, E3 को जब तक नीचे रख रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी केस में, अब अपन रिवर्स कर रहे हैं ना। रिवर्स में क्या होता है, हर चीज उल्टी होती है, नहीं होती है? तो ए ऑन E1 की जगह क्या हो जाएगा, E1 ऑन ए, फिर इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी को कहेंगे E2 ऑन ए, फिर इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी को कहेंगे E3 ऑन ए। ये तो नोटेशन हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको। अब निकालेंगे कैसे, है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, इस रास्ते से पास होने की जो संभावना थी वो कितनी थी? इसको तो रख दो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी रख दो नीचे, खत्म कहानी। 7/2। क्या समझे? बेस थ्योरम के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि नीचे तो वही आएगी। समझे क्या भाई? टोटल संभावना है 12/30, टोटल है ना, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। वैसे तो संभावना टोटल 1 होती है, लेकिन इस पे पप्पू के पास होने की संभावना टोटल इन ऑल कितनी है? 12/30। इस रास्ते से आने की 7/30, इस रास्ते से आने की 1/30, इस रास्ते से आने की 4/30। तो क्या संभावना यही रास्ता चूज हुआ था? 7/30 डिवाइड बाय 12/30, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो आप इसको फेवर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल ये 7/12 इज द चांसेस कि आपने ये वाला रास्ता चूज किया था, हार्ड वर्क से चूज किया था। दूसरा बोलो, दूसरी चीज को क्या कह दूंगा मैं? E2 ऑन ए 1/30, 1/30 पूरी पूरी, ये नहीं, यहां से और इसको 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये पूरा आ गया ना, इसको इससे डिवाइड कराना है ना। 1/30, 12/30, सो इट इज 1/12। और इधर से आओ, इधर से आओ, 4/30, इधर से क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे क्या इसको? E3 ऑन ए, ठीक है ना? और निकालेंगे कैसे? 4/12 हो जाएगा, मतलब, है ना? 4/12। जरा तीनों को जोड़ना, तीनों रस्तों से, तो 7 और एक 8 और 4 12, आ गया 1। वो तो अभी आएंगे, पूरा बड़ा लंबा सारा थ्योरम है। जनरल समझ में आया क्या? सब लिखूंगा मैं, सब लिखवाने का काम बचा है। तो बेस थ्योरम समझ में आई। अब एग्जाम्पल 1 में चले। एग्जाम्पल 1 में बेस थ्योरम लगाना जरा। एग्जाम्पल 1 में क्या कैसे लगेगी बेस थ्योरम? कि ब्लैक बॉल तो निकल गई, ये लो साहब, बी इवेंट तो हो गया। क्या संभावना है कि E1 बैक से हुआ है? वो इस कारण से हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं। तो क्या करूंगा, इधर से संभावना थी कितनी सर? 1/5, ठीक है ना? तो 1/5 डिवाइडेड बाय ये टोटल जो भी है, अपन ने किया नहीं एक्चुअली। 16 1 जा 16 एंड 15, 16 15 31, 31/16 5 जा 80, 16 1 जा 16 5 3 जा 15, 16 15 31, 31/80। तो सर इसकी है, ठीक है ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑन बी, मतलब ब्लैक बॉल तो निकली है पर वो E2 से निकली है। इसको कैसे निकालूंगा? 3/16 डिवाइडेड बाय वही 31/80, ठीक है? सॉल्व कर देना, आंसर आएगा ना। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? जो भी आएगा देख लेना, इन दोनों का सम 1 आएगा, इसकी गारंटी है। सारे कारणों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देना तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ये गारंटी है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलती करी है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से जो फाइनल रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो उसके 1 आने की गारंटी नहीं है, उसके बनाने की गारंटी नहीं है। वो तो उसके चांसेस है ना यार, वो हमेशा 100% पास ही क्यों होगा, या 100% ब्लैक बॉल ही क्यों निकले? तो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है किसी चीज का। रिजल्ट की हमेशा कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट आने की 100% चांसेस थोड़ी ना होते हैं। लेकिन आपने किस किस रास्ते से पास हुए हो, रास्ते ही वो थे, उसके बाद उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जैसे मैंने कहा पप्पू पास हो गया, तो रास्ते ही 3 थे ना। तो तीनों रास्तों की अगर मैंने संभावना चूज कर ली, बताओ, तो फिर तो 1 ही आएगा ना। चौथा रास्ता था ही नहीं ना भाई। बोलो, समझ में आया? ठीक है, एनीथिंग, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो 1 आएगा, ठीक है? समझ आया? तो अब कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू करें क्या? अब अपन क्या करेंगे, आज के क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको नोट्स पार्ट रीड करना है, स्टडी करना है, घर जाके नोट करना है, ठीक है? लास्ट ईयर ये टॉपिक 2 दिन में हुआ था, मैं इसको 1 दिन में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि मैंने बेस पार्ट तो समझा दिया इन दो एग्जाम्पल से, ठीक है ना। अच्छा, एक कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो टेक्निकल टर्म्स में लिखवाऊंगा, पहले इसमें समझा देता हूँ, सुनना ध्यान से। सेकेंड एग्जाम्पल से समझाना स्टार्ट करते हैं। पप्पू पास वाला थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल एग्जाम है। देखो, एग्जाम्पल है, देखो एक चीज बताओ, आपने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाली है, कहां पे निकाली है, ये, और अभी आपने क्या निकाली है, इवन होने। देखो दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी तो इवन की निकली है, वो प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन चूज करने का, और ये प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट आके ऑप्शन चूज करने का। तो उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, अच्छा जितने भी कारण होते हैं इनको सबसे पहले सुनो, इन जितने भी कारण इनको कहते हैं हाइपोथेसिस। टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूं मैं, हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, स्पेलिंग लिखूं, हाइपोथेसिस। तो कोई आपसे पूछे कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या हाइपोथेसिस है, तो समझ लेना कि आपको वहां तक पहुंचने की जो जो रास्ते हैं, E1 E2 E3 आर द हाइपोथेसिस। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है हाइपोथेसिस, आईएस हटके क्या लग जाता है, ईएस। सो देयर आर थ्री हाइपोथेसिस, E1 E2 E3, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, E1 की प्रोबेबिलिटी पहले भी निकाली आपने 1/3, बाद में भी निकाली, निकली 7/12। पहले निकाली 1/3 E2 की, बाद में निकली जो भी 1/12, है ना। फिर E3 की निकली 1/3, और E3 ऑन ए की निकली 4/2। जो प्रोबेबिलिटी आप E1 E2 E3 की पहले निकाल रहे हो उसको कहते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, अभी टेक्निकल टर्म्स लगाऊं तो स्पेलिंग बता दूं, क्या कहते हैं उसको, प्रायोरी, पिछली प्रोबेबिलिटी, यानी रास्ता चूज करने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात करें, जो कि करीब करीब बराबर होती है तीनों की, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। और रिजल्ट आ गया, अब संभावना बताओ कि वो रास्ता चूज हुआ था। तो अभी भी रास्ते चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रास्ते चूज करने की प्रोबेबिलिटी अब डिफरेंट वे में है। अब काम हो चुका है, पहले काम होना बाकी है, उसको कहते हैं पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी, पोस्टेरियोरी, है दोनों ही प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस की। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी हाइपोथेसिस की है, पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी भी हाइपोथेसिस की। वो रास्ता चूज करने से, मतलब काम शुरू होने से पहले की है, और ये काम खत्म होने के बाद की है। दोनों E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी। बस ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अपने, मान लो कल को 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अब अपने को ये पता नहीं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये है 1/3 1/3 1/3। और कोई कहते हैं फाइंड द पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, यानी वो एंड वाली जो अपन ने निकाली है, यानी थ्योरम ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? चलो जी, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट में। अब बोरिंग पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब नोट्स में नोट डाउन करने वाला पार्ट है ना। अब सपोज करो मैं पहले बोरिंग शुरू कर देता, तो फिर बच्चा पहले डिसाइड कर लेता है कि सर मुझसे ना हो पाएगा ये। अब हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। बेस थ्योरम, तो मैंने क्या कहा था, शादी में तो गए, शादी का नाम तो बेस थ्योरम है, लेकिन शादी पे तो एंड में पहुंचेंगे। पहले हल्दी सेरेमनी, फिर एंगेजमेंट या लेडी संगीत, एंड में होगी शादी। तो पहले यह है हल्दी सेरेमनी, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है कि एक कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके उसमें क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं, उन सबका एक सेट बना दें, तो उसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे कि पप्पू पास हुआ, तो पप्पू ने कौन कौन से रास्ते चूज किए, उन तीनों रास्तों का एक सेट बना दें, तो वो है क्या, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन इसकी कुछ शर्त है, वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कब होगा और कब नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि हर एक इवेंट एक दूसरे से न्यारा न्यारा रहे, यानी उनका कुछ कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। हार्डवर्क चूज करना, चांस, और वो बिल्कुल ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहनी चाहिए। इसका इससे को लेना देना नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, उनका कोई इंटरसेक्शन, एक एलिमेंट भी, एक आउटकम भी नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उन सबको अगर मिला दें तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाना चाहिए, इतना सा पार्ट भी नहीं रहना चाहिए। मतलब वो तीन ऑप्शन तो तीन ही ऑप्शन, ऐसा नहीं आना चाहिए सर एक चौथा ऑप्शन भी था तो फिर उसको भी डालना पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। कुछ बचना नहीं चाहिए, उन सबको मिला दें तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कंप्लीट, सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कल बताया था मैंने, जो सब मिला के वन बना दें उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट। तो पहला, हर एक दूसरे से, हर एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे E1 E3 से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E1 E2 से, E2 E3 से। दूसरा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तीनों को मिला दें तो वापस सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तीसरा और आखिरी शर्त यह है, जितने भी आप पार्टीशन कर रहे हो, जितनी भी आप पार्टीशन कर रहे हो, उनमें से कोई इंपॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रख तो दिया इसका नाम E3, लेकिन सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो फिर रखा ही क्यों? रखा ही क्यों?
समझ गए? जैसे मैंने कहा कि सर पप्पू के पास होने के आपने 3 रास्ते चूज लिए, हार्डवर्क, चांस, चीटिंग, लेकिन सर पप्पू चीटिंग नहीं करता, तो फिर उस रास्ते को ही हटा दो, फिर पार्टीशन सैंपल स्पेस में 2 रखो। इम्पॉसिबल इवेंट को आप पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में नहीं रख सकते। ये 3 शर्तें मंजूर हैं तो आपका पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कंप्लीट है। समझ में आया? देखो पढ़ो क्या कहता है। द सेट ऑफ द इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En, कितने भी रास्ते हो सकते हैं, है ना? आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 देगा, लेकिन हो तो कितने भी सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाइज। तो वेयर एन इज ए natural number associated with a sample space S is said to be the partition of the sample space S if 3 शर्तें है ना, इन सारे इवेंट्स को इन सारे इवेंट्स को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस माना जाए। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। सैंपल स्पेस को मैंने बंटवारा कर दिया। पार्टीशन सैंपल स्पेस कब माना जाएगा? अगर पहली चीज, अब देखो E1 का E2 से भी इंटरसेक्शन 0 हो, E2 का E3 से भी 0 हो, E3 का E1, तो बार बार लिखने बैठेंगे, मान लो 10 है तो फिर E1 का E2 से, E2 का E3 से, ऐसे बनाने थोड़ा बैठेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म बना दी, EI इंटरसेक्शन EJ, फाई होना चाहिए। जहां पे फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल आई जे इक्वल टू 1 2 3 4, आई जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू एन हो सकती है, यानी कि ये E1, ये E2 भी हो सकता है, ये E2, ये E7 भी हो सकता है, ये E3। ठीक है, डन। दैट इज EI और EJ नामक, सेम नहीं होना चाहिए। आई और जे अलग अलग लिया है ना मैंने, खुद का खुद से तो इंटरसेक्शन खुद ही होगा ना, है ना? फाई चाहिए अपने को, तो अलग अलग होना चाहिए। आई कुछ अलग नंबर, जे कुछ अलग नंबर, आई और जे इसके जितने भी आपने 1 2 3 4 अप टू एन ली उसमें से ले लो। ई आई और ई जे शुड बी म्यूचुअल, शॉर्ट फॉर्म में बात करें देसी भाषा में तो दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? इन सबका यूनियन वापस मिला के एस बन जाना चाहिए। आपने तोड़ा, जुड़ के वापस एस भी बनना चाहिए, है ना? तो क्या कहता है? E1 E2 E3 E4 E2 अप टू En वापस मिला के, इसको दूसरे शब्दों में सिंपल सी भाषा में बात कहते हैं तो ये सारे के सारे इवेंट्स मिला के एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? वापस वही मिला, है ना? हाँ, वापस सैंपल स्पेस बना दे, या यूं कहूं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि सब वापस सारे सारे सैंपल स्पेस बनाएंगे ना, जैसे अभी 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 1 आ रहा है ना? ठीक है, 1/2 1/2 तो 1/2 1/2 1 आ रहा है। ठीक है, और तीसरा, इनमें से कोई एक भी इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी आई नामक इवेंट ले लिया, ई आई नामक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगी, लेस देन 0 तो होती भी नहीं है। अगर 0 हो जाएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 4, ई आई शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल। सर आपने यहाँ पे आई क्यों लिया, उस जगह आई जे क्यों लिया? वहां पे 2 इवेंट्स की बात करनी थी, इसलिए आई और जे 2 लिए। अब यहाँ पे बात हर एक की करनी है ना, तो हर ई आई भी होना चाहिए, हर ई जे भी होना चाहिए, तो सिंपली कह दो ना, हर ई आई होना चाहिए। समझ गया ना बेटा? ठीक है, तो हल्दी सेरेमनी ओवर हो गई, क्या बताओ? हो गई। बेस थ्योरम तक चलने के लिए सबसे पहले अपने को सैंपल स्पेस को पार्टीशन करना था, वो करना सीख गए। 3 शर्तें कौन कौन सी है जल्दी रिकॉल करो। पहली शर्त बोलो खुशी, कैप नहीं है, 3D से बाहर आओ, है ना? हाँ, मतलब क्या होता है मुझे नहीं समझता मुझे। दोनों की अलग अलग इवेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, उसका अपना अलग होना चाहिए, जैसे हार्ड वर्क की अपनी अलग प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए और बाय चांस वाले का अलग चलना चाहिए। डिपेंड नहीं कह सकते बेटा, इसको ऐसे कहेंगे। देखो एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी एन एग्जांपल। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो लेट्स से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, थ्रोइंग ए डाई, बोलो सैंपल स्पेस। ठीक है, अब केस 1 केस 2। केस 1 में मैं 2 इवेंट्स मान रहा हूं, केस 2 में भी मैं 2 इवेंट्स मान रहा हूं। ठीक है, केस 1 में मैं जो 2 इवेंट्स मान रहा हूं उसका नाम E1 E2 रख रहा हूं, और केस 2 में जो मैं 2 इवेंट्स मान रहा हूं उनका नाम E3 E4 रख दो, या E1 E2 ही रख दो, तो 2 अलग केस है ना, E1 E2। अब केस 1 में जो मैं इवेंट मान रहा हूं उसका मतलब है ऑड नंबर आना, और यहां पे इसका मतलब है इवन नंबर आना। फाइन, बोलो इसका इवेंट स्पेस क्या बनेगा? ऑड नंबर आने का इवेंट स्पेस क्या बनेगा बोलो? 1 3 5, और इवन नंबर में 2 4 6। ठीक है, अब केस टू में जो मैंने पहला इवेंट माना उसका नाम मैंने रख दिया इवन नंबर आना। फाइन, और जो E2 इवेंट माना उसका नाम मैंने रख दिया प्राइम नंबर आना। क्या कहा मैंने? प्राइम नंबर। बोलो इसका इवेंट स्पेस बोलो, वही जो पहले आया था 2 4 6। इसका प्राइम नंबर आने का बोलो
2 3 5। अब आप देखो यहाँ पे E1 और E2 में कुछ भी कॉमन है क्या? मैं इधर से E1 इंटरसेक्शन E2 निकालूं तो 5 मिलेगा क्या? वहां मिला क्या? 2 मिल गया ना कॉमन। अगर मैं वहां से E1 इंटरसेक्शन E2 निकालूं तो मेरे को एक एलिमेंट 2 मिल जाएगा। सो इनको नहीं कहूंगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनको कहूंगा मैं म्यूचुअल। मतलब जो आपने पार्टीशन किया ना, पूरे सैंपल स्पेस में हजारों करोड़ों आउटकम्स थे, उनको आपने कुछ कुछ इवेंट में तोड़ दिया। हर एक इवेंट के अपने आउटकम्स फिक्स होने चाहिए, इसके आउटकम उसके आउटकम से क्लैश नहीं होने चाहिए, तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अन्यथा वो नहीं होते। तो इस पार्टीशन सैंपल स्पेस की पहली शर्त ये है कि कोई भी इवेंट किसी से क्लैश नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी? उसका भी ले लो एग्जाम्पल, उसका भी ले लो एग्जाम्पल। मैंने कहा केस 3 आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, इसी में ले सकता हूं मैं, बताऊं? देखो ये दोनों तो एग्जॉस्टिव हैं, इसी में ले सकता हूं, बट ये दोनों नहीं है। क्योंकि देखो इन दोनों को यूनियन करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 कहाँ आया? 1 ना तो इवन नंबर है ना प्राइम नंबर है, 1 तो छोड़ ही दिया। तो ये दोनों मिलके सैंपल स्पेस कवर नहीं करते हैं, वो करते हैं। तो इनको कह दूंगा मैं क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। तीसरी शर्त क्या थी? इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल केस तो दोनों ही मान रहे हैं, इनमें से भी E1 E2 इम्पॉसिबल नहीं थे इनमें। लेकिन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इस केस में तो E1 E2 को कहा जा सकता है, इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दो शर्तें तोड़ रहा है, ना तो एग्जॉस्टिव कर रहा है, ना ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने की शर्त को पूरा कर रहा है। बस हाँ, ये इम्पॉसिबल इवेंट की शर्त को पूरा कर रहा है, ये तीनों को पूरा कर रहा है। तो इस केस में E1 और E2 को इस एक्सपेरिमेंट का पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहा जा सकता है। इस केस में E1 और E2 को इस एक्सपेरिमेंट का पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस नहीं कहा जा सकता। कुछ E3 और जोड़ो साथ में, या फिर कुछ फेरबदल करो, तब जाके पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहलाएगा। अभी समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ठीक है ना? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बाद अगली चीज आती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ तो आप गए हो? देखो लिखते हैं हम कि वही E1 E2 E3 हाइपोथेसिस थे मेरे En तक, है ना? उनको मैंने मान लिया, लेट देम बी द सेट ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए सैंपल। अच्छा, एक चीज याद रखना, आप जो ये हाइपोथेसिस लेते हो ना E1 E2 E3, ये सेम सैंपल स्पेस से जनरेट, यानी सेम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है E1 E2 तो आपने एक एक्सपेरिमेंट से लिया और E3 E4 किसी दूसरे, E3 E4 आपने टॉसिंग कॉइन से ले लिया, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं अप्लाई हो पाएगा। जितने भी हाइपोथेसिस है सेम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए विथ ए सैंपल स्पेस से, सच दैट दे फॉर्म द पार्टीशन। सबसे पहली इसकी शर्त है, टोटल प्रोबेबिलिटी में तभी लगाऊंगा जब तक वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। पार्टीशन ऑफ सैंपल से वो 3 शर्तों को मानेंगे ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम भी तभी लग सकती है जब वो 3 शर्तें उसको माननी पड़ेगी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की। अब मैं बार बार कहूंगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाएगा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाएगा, आप समझ जाना 3 शर्तें मानेगा, 3 शर्तें मानेगा, 3 शर्तें मानेगा। बार बार थोड़ा कहूंगा 3 शर्तें मानी, मैंने क्या कर दिया? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाएगा वो, है ना? दे फॉर्म द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब एक चौथा इवेंट, मतलब इनके अलावा, इन हाइपोथेसिस के अलावा रिजल्ट वाला इवेंट आ गया ए। रिजल्ट वाला इवेंट आ गया ए, एसोसिएटेड विद द सेम, वो भी उसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होना चाहिए, वो भी कोई टॉसिंग या कॉइन से नहीं आना चाहिए, वो भी उसी से एसोसिएटेड होना चाहिए। उसको मैं बी एन इवेंट विच इज अफेक्टेड। हाँ, अब वो जो रिजल्ट वाला इवेंट है वो ऑब्वियसली अफेक्ट हो रहा है ना E1 E2 E3 से, या तो पार्टली हो रहा है, या फुल्ली हो रहा है, या नेग्लिजिबली भी हो रहा है, इतना सा भी फर्क पड़ रहा है, तो भी आपको इवेंट ए, मतलब सपोज करो जैसे E1 जो रास्ता है वो तो उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है रिजल्ट देने में, E2 कुछ आधा अधूरा दे रहा है, E3 जो है बिल्कुल इतना सा हेल्प कर रहा है, तो भी E3 को भी सिस्टम में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार तेरी तो बहुत कम है तो तू हट जा, नहीं, ठीक है ना? नेग्लिजिबली भी अगर अफेक्ट कर रहा है तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? अब टेक्निकल टर्म आने वाली है, अब टेक्निकल टर्म आने वाली है, देखो समझने की कोशिश करना बेटा। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ए की, कैसे? इवन रास्ता चुना, इवन रास्ता चुन के ए के चांसेस को चुना, इनका प्रोडक्ट किया, क्योंकि इंटरसेक्शन करने का मतलब यही होता है। इवन मतलब एक्चुअली ये क्या है, ये पूरी को हटा दूं तो ये क्या है? इवन इंटरसेक्शन ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी इनप्रोबेबिलिटी। फिर ऐसे तो सर रास्ता नंबर 2 भी हो सकता है, चुन ले, और फिर रास्ता नंबर 2 चुन के जो प्रोबेबिलिटी आई
ए को चुनने की जो प्रोबेबिलिटी आई, फिर रास्ता नंबर 3 चुन ले, और रास्ता नंबर 3 चुनने के बाद तो आप सोचो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप नहीं सीखते तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल है हर जगह ना। ये चुनकर अगर आपने ए को चूजा, और ऐसे करते करते तो एन नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं ना, तो डॉट 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 लगा दिया। हालांकि मैंने आपको क्या कहा कि एग्जाम में मैक्सिमम 3 ही आएंगे, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअलाइज तो करें तो कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा भी आ सकते हैं। अब सर ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना। अब देखो शॉर्ट में बनाता हूँ फॉर्मूला, है ना, शॉर्ट में बनाओ। देखो ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ, ये दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट इतना? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए मुझे। देखो जब बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं तो समेशन लगाते हैं, लगाते हैं ना, अपन ने स्टैटिस्टिक्स में भी सीखा है, x1 x2 x3, तो xn कर देते हैं समेशन xn। अब सुनो, इसमें क्या क्या बदल रहा है वो चेक करो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे करते करते एन तक जा रहा है। तो जो चीज बदलती थी उसको अपन आई या जे ले लेते थे, आई या जे ले लेते थे, याद है, एक्स आई समेशन एक्स आई एफ आई। अब आई लू या जे लू, तो आप कहोगे सर आई लो ना, मैं कहूंगा नहीं जे ले। क्यों? क्योंकि अभी शादी बाकी है, उस शादी के अंदर उस आई लेटर की जरूरत पड़ेगी, और वो मेन है, वो तो मेन सेरेमनी है भाई। समझ में आया? जैसे सपोज करो आपको एक फूलों की माला शादी में भी चाहिए, और एक फूलों की माला आपको उसमें भी चाहिए लेडी संगीत में, तो मेन चीज तो वो है ना। आप बचा के रखोगे नहीं, बचा के रखोगे उसके लिए कोई थर्ड क्लास कोई गेंदे की माला लेके आओगे, बाकी जो बढ़िया वाली माला है वो तो आप वरमाला के लिए तैयार करके रखोगे ना। तो वो आई लेटर मैंने बचा के रखा है, वैसे आई लेते हैं, वैसे स्टार्टिंग पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आई लेना। तो मैं जे ले लूं, ले लूं। अब ये जे कहाँ कहाँ आएगा, इधर और इधर। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, probability of EJ into probability of A on EJ। ये इस पूरी फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, चेक करो। जे बदलते जाओ। अच्छा वेयर, वेयर जे वेरीज फ्रॉम, ये भी लिखना जरूरी है, वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to 1 से स्टार्ट हुआ है जे, कहां जाके खत्म हुआ है एन तक, कितने भी ले ले, 3 4 5, ठीक है। अब जे को बदले जाओ, पहले 1 ले ले, फिर 2 ले ले, फिर 3 ले ले, फिर 4 ले ले, एन तक चले जा, लास्ट में समेशन करना मत भूलना, प्लस प्लस प्लस। तो ये इस पूरे फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म बन गई। कुछ रटवाया नहीं है, बनवाया आपसे मैंने, ठीक है ना? ठीक है, तो नीचे इसकी इसकी ही शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, अगर डायरेक्ट बताता तो कंफ्यूजन हो जाता है। नीचे जो है इसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे into A on EJ, probability of A on EJ, where J varies from 1 to N। बदले जाओ बदले जाओ बदले जाओ, ठीक है क्या? अब बात करते हैं सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। अभी तक मैंने आपको ऐसे बताया था, देखो ऐसे, ये रास्ता ये रास्ता रास्ता, ये ऐसे मत बताओ, अब मैथमेटिकली बताओ मुझे इसको डिराइव करना, ठीक है? तो बताएं मैथमेटिकली डिराइव करना। तो देखो एक मैंने डायग्राम, हाँ बताओ। हम्म वैसे बता चुका हूँ, करीब करीब बता चुका हूँ। मैं ऐसे कहूंगा कि अभी इस सारी वार्तालाप में 50% बता चुका हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से है ना, बट फिर भी अब थोड़ा सा और बता। तो, तनिष नींद आ रही है तो फिर सीधे बैठो। वी आर डीलिंग विद ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक बोरिंग है, इसमें नींद आएगी तो फिर अगले 4th 5th में तो सो ही जाओगे आप, ठीक है? सो मुंह धो के आ जाओ अगर इफ नीडेड, बट अभी यहाँ पे फोकस करो। देखो भैया देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये तो है टोटल सैंपल स्पेस, इसमें से जो ये E1 E2 सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हैं वो रास्ते, ये हैं वो रास्ते। दैट मीन्स द हाइपोथेसिस कॉसेस, हार्ड वर्क चूज करना, ये चूज करना, वो चूज करना, ये तो है वो रास्ते, रास्ते है ना, कॉसेस, ठीक है। अब जो आपका ए इवेंट है वो इस ओवल को शो कर रहा है, ये इलिप्स कहते हो ना, तो ये जो इलिप्स है ये ए इवेंट को शो कर रहा है। ए क्या था मेरा फाइनल रिजल्ट, पप्पू का पास होना। अब वो देखो थोड़ा बहुत E1 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें कर रहा है, देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत E2 भी कंट्रीब्यूट। अच्छा सबसे पहले इस इलिप्स को एक बार इग्नोर करो, आप देखो हर एक इवेंट एक दूसरे से न्यारा न्यारा है, इसका कोई इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, इसका कोई इसमें इंटरसेक्शन नहीं है। अगर कल को मैं इवेंट ऐसे बना दूं तो सबसे पहली चीज तो आपने पार्टीशन ही गलत बनाया है, ये पार्टीशन लगेगा ही नहीं, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी नहीं, बेस थ्योरम लगेगा ही नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ ही नहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज देखो जो मैंने शर्त मानी थी, पहली शर्त मानिए, चेक करो, पहली शर्त मानिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, हर एक एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरी शर्त क्या थी, सब मिलके वापस सैंपल स्पेस है ना एग्जॉस्टिव होने चाहिए, सब मिलके वापस, तो इन सबको वापस जोड़ दूं तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। इलिप्स पे अभी आया ही नहीं हूं मैं,
अब इलिप्स का हो गया इंट्रोड। अच्छा, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। देखो हर एक की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है। इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी इतनी है, और ऐसे करते करते EN तक जा सकते हो। सबकी थोड़ी बहुत है, इम्पॉसिबल इवेंट कोई भी नहीं है। अब हाँ, अब पप्पू का पास होना किस कारण से, E1 से हुआ। लेट से वो चीटिंग करके पास, E1 क्या था हमारा, हार्डवर्क करके। तो लेट से ये हार्डवर्क से पास होने की प्रोबेबिलिटी। लेट से ये क्या है, चांस है, बाय लक पास होने की प्रोबेबिलिटी। लेट से ये चीटिंग से पास होने की प्रोबेबिलिटी। लेट से फोर्थ इवेंट का भी थोड़ा बहुत रोल है। देखो फोर्थ इवेंट यहां से लेके यहां तक था, चेक करो, यहां से लेके यहां तक था ना फोर्थ इवेंट, कितना इंटरसेक्शन आ रहा है। लेट से फोर्थ इवेंट से पास होने की गारंटी है उसकी इतनी, फोर्थ कुछ भी मान लो उसकी मंत्री मंत्री से कोई सेटिंग है, और ऐसे करते करते कोई पांचवा अदर कोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने तो कहा भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे तो पप्पू के पास होने की गारंटी दे। तो हम क्या करेंगे, इसके चांसेस, इसके चांसेस, इसके चांसेस, इसके चांसेस को ऐड कर देंगे। यही तो करोगे। तो मुझे एक चीज बताओ यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे, मतलब यहां पे ए इवेंट जो है, ए इवेंट जो है, इस पूरे सैंपल स्पेस को ए से इंटरसेक्शन करके लाया जा सकता है। पूरे रेक्टेंगल और इलिप्स का इंटरसेक्शन इलिप्स ही तो होगा, छोटे और बड़े का इंटरसेक्शन छोटा ही तो होता है। अब सैंपल स्पेस को मैंने तोड़ दिया, चेक करो, E1 E2 E3 E4 EN। वैसे तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होते, कुछ इंटरसेक्शन होता, तो आप ऐसे नहीं तोड़ पाते, आपको इंटरसेक्शन माइनस भी करना पड़ता। आपको इंटरसेक्शन इसमें से, मान लो कि E1 और E2 का थोड़ा सा पार्ट भी अगर सेम होता, तो इसका आंसर, जो एस का आंसर है वो ये नहीं होता। फिर एस का आंसर क्या होता, -E1 इंटरसेक्शन E2 करना होता। लेकिन मेरे को गारंटी है कि इंटरसेक्शन है ही नहीं किसी का ही, इसीलिए 100% इन सबको जोड़ने से एस मिलेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, ये है ना। ठीक है, अब अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा है इंटरसेक्शन यूनियन का। तो इसका इससे इंटरसेक्शन यूनियन, इसका इससे इंटरसेक्शन यूनियन, इसका इससे इंटरसेक्शन यूनियन, अप टू EN चले जाओ। ये तो हो गई इसके सेट थ्योरी की बात। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो P लगा दूं सबके आगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन सब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की जगह प्लस, इसकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की जगह प्लस, इसकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की जगह प्लस, अप टू लास्ट, अप टू लास्ट। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी है ना आपने, बताओ इसको कैसे लिखोगे। पहले आप E1 रास्ता चूज करोगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, ऐसे सबको तोड़ दो और आपको फाइनल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मिल चुका है, चेक करो। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको भी तोड़ दिया, ऐसे टूटा, इसको तोड़ दिया, ऐसे टूटा, इसको तोड़ दिया, ऐसे तोड़ा, और लास्ट वाले को ऐसे तोड़ा। ठीक है ना, तो ये तो था फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, बेस थ्योरम पे है, बेस थ्योरम तो अब 2 मिनट का ही उल्टा ही तो है बस। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या था, बेस थ्योरम क्या था, क्या हो गया, टाइम हो गया, 5 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, स्कूल जाना था तो टाइम पे आया करो। हाँ, बेस थ्योरम देखो 5 मिनट में कवर करो उसको। देखो क्या कहता है, बता दो चुका ही है। लेट द इवेंट्स E1 E2 E3 वही कंस्टिट्यूट द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। ए वही इवेंट है जो हर एक कॉस इवेंट से अफेक्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके। टोटल प्रोबेबिलिटी से मुझे यहां तक तो मिल चुका है, यहां तक तो मिल चुका है, यहां तक तो मिल चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कॉस, एनी कॉस इवेंट है ना, इनमें से किसी भी एक कॉस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट आ चुका है, प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट आ चुका है, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, इज गिवन बाय बेस थ्योरम। उस प्रोबेबिलिटी को कैसे कहेंगे, भाई ये किससे मिलेगी अपने को, बेस थ्योरम से मिलेगी। जनरल बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, अब देखो आई लेटर काम है ना, जे को टोटल प्रोबेबिलिटी में यूज किया, आई को इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसको डिवाइडेड बाय उससे करेंगे तो आई ऊपर आएगा, जे नीचे आएगा। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, EI की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट आ चुका है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आई ना, उसको इसी कारण से जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उससे डिवाइड करो, मतलब इस कारण से, पर्टिकुलर इस कारण से वो पास हुआ, डिवाइडेड बाय वो टोटल पास हुआ, पर्टिकुलर उस कारण से पास हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल वो जितने भी कारणों से पास हुआ। इसको कहेंगे रिवर्स प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस, क्या गारंटी है कि वो हार्डवर्क करके पास हुआ, क्या गारंटी है वो चीटिंग करके पास हुआ, क्या गारंटी है वो बाई चांस पास हुआ। ठीक है, डन, समझ आया। अब इसको फिर आपने एक्सप्लोर किया तो क्या लिखते हो उसको बताना, पास तो हो गया, पास तो हो गया, आई जिस भी आई कोई भी कारण हो सकता है, 1 2 3 4 ए, और इसकी जगह क्या लिखोगे, ये लिखेंगे, बन गया बेस थ्योरम का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऊपर निकाल चुके हैं ना अपन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये आ गया आपका बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। इसको अभी अभी मैंने कहा कि
आप इसमें क्या करो, इसको तो लिखो, ये उल्टा लिख दिया पहले अपन ने, थोड़ा हल्का सा, 2 मिनट है ना, बस 2 मिनट और इनका। हाँ, इसको तो लिखेंगे अपन ऐसे, भाई अपन ऐसे नहीं लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ऑन ए, क्योंकि ये डेटा थोड़ा है हमारे पास, डेटा तो हमारे पास ये है, डेटा तो हमारे पास ये है ना। आप इंटरसेक्शन को पहले दो, ए इंटरसेक्शन बी है तो आप ए करवा के ए बी ऑन ए करा सकते हो, बी करा के ए ऑन बी। आपका डेटा किस चीज का है, आपका डेटा इस चीज का है तो ये करवा रहे हो आप, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जब अपन इसको मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अलग से निकाल लूं और फिर जो भी आंसर आया 3/5 2/5 जो भी उसको एज इट इज रख दूं, और दूसरा रास्ता है कि आप पहले फॉर्मूला लिखो, इसको भी यही सोल्व करो, उसको भी यही सोल्व करो। अपन दोनों रास्तों से निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे जनरली वो ऐसे कहता है कि इधर ही किया करो, अलग से निकाल के मत आया करो। तो इस फॉर्मूले को फिर और ज्यादा एक्सप्लोर किया तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, देखो अब नीचे हर जगह जे आ रहा है, देखो खुशी, जे जे जे, ये वो ये तो थी वो गेंदे वाली वरमाला, और ये थी हमारी फाइनल वरमाला, शादी वाली वरमाला, जो अपने को मेन वेडिंग सेरेमनी के लिए चाहिए थी। तो आई लेटर मैंने इसके लिए बचा के रखा था। ठीक है, देखो बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, पीई पीई पी ए ई पी ए ई, बस यहाँ पे आई आई जे जे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी, यानी सबको जोड़ना है, और वहां पे उन 1 2 3 4 5 में से कोई एक पर्टिकुलर कॉस की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, और वो पर्टिकुलर कॉस को सीक्वेंस कर दिया इसने आई लेटर से, E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको जाना है, देखो टेक्निकल लेटर देख लो फटाफट। जो कॉस इवेंट्स है E1 E2 E3 बता चुका हूं, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं उसको, हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो होती है उसको क्या कहते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी हाइपोथेसिस EI, E1 की भी हो सकती है लेकिन होगी किसकी, हमेशा हाइपोथेसिस की। और पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिजल्ट आ गया अब पिछली प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि एक्चुअल जो हम निकाल रहे हैं बेस थ्योरम से, वो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। The probability of any cause event EI provided that the result event A has occurred is denoted by this and it is called as posterior probability। और बेस थ्योरम को हम जनरली 2 नाम से पुकारते हैं, क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होता है, जो कॉसेस हैं E1 E2 जो पार्टीशन किया है हमने, जिसमें भी अपने पार्टीशन किया E1 E2 जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, उसको कहते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी रिजल्ट आने के बाद निकालते हैं, प्रोवाइडेड, उसको पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डन, जाओ कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.